जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर से स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस आज के लिए जो हमारा यह मुफ्त का बैच चल रहा है, इसमें हम पॉलिटी में बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करते बढ़ रहे हैं और उधर एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस हमारा अच्छे रूप से जो है तैयार होता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके अन्य सब्जेक्ट्स भी आपके मध्य आ जाएंगे साथियों, और एक एक करके हम सभी विषयों को अच्छे ढंग से ख़त्म कर देंगे। बस आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपने सिलेबस को अपने हाथ से तैयार करिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने नोट्स पर अपने हाथों से लिखते चलिए, समझते चलिए, दोहराते चलिए और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम देते बढ़ते रहिए साथियों। तो पॉलिटी में कल हमने जो है संविधान के विशेषताओं के बारे में देखा था साथियों। अब हमने हमारा संविधान जो है, हमने संविधान सभा के बारे में देखा, संविधान हमारा कैसे बना, किस प्रकार से बना, उसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, वरना आपको जो है चीज़ें समझ में आने में दिक्कत होंगी, यह तय है साथियों। तो इसलिए जो है बनाते रहिए अपने तैयारी को एक बेहतरीन रास्ता। और आइए शुरू करते हैं उसी के साथ नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ आज की अपनी इस क्लास को देखते हैं साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान का संशोधन, अर्थात संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आज हमें जानकारी लेनी है साथियों। तो इसकी बात शुरू करते हैं हम। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्न तरीकों से लेख किया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। अर्थात अनुच्छेद 368 संविधान के अनुसार जो है, अगर संविधान में कोई भी हमें चेंज करना है, संशोधन करना है, तो वह जो है भारतीय संसद में जो है लोकसभा या राज्यसभा में ही प्रस्तुत करके संशोधित किया जा सकता है, ना कि किसी राज्य विधानमंडल में। विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होगा। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। अर्थात लोकसभा राज्यसभा जो हमारे दो सदन हैं, अगर इसमें से किसी एक में पारित हो जाता है कोई भी प्रस्ताव और अगर एक में पारित नहीं होता है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोनों साथ में बैठकर आपस में मसौदा कर लें। अगर एक में पारित नहीं होता है तो फिर जो है पारित नहीं हो पाएगा। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित करना होगा। यह बहुमत सदस्य में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। आगे बात करते हैं साथियों। तो दोनों सदनों से पारित होने व राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अर्थात दोनों सदनों से पास होने के पश्चात, और अगर कोई ऐसा विधेयक है जिसमें राज्य के विधानमंडल की आवश्यकता है तो वहाँ से भी पास होने के पश्चात जो है इसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास साथियों। आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक अपने पास रख सकते हैं, ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। 24वां संशोधन 1971 ने राष्ट्रपति को सहमति के लिए बाध्य किया। जो 24वां संशोधन 1971 का हुआ साथियों, इसके अनुसार राष्ट्रपति बाध्य है जो है किसी भी विधेयक को सहमति देने के लिए। राष्ट्रपति के सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा साथियों। यानी राष्ट्रपति का जैसे ही उसमें सहमति हो जाती है उसके बाद खत्म हो जाते हैं सारी बाउंडेशन और उसे जो है शामिल कर लिया जाता है हमारे संविधान में। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधनों के प्रकार की। तो कितने प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है साथियों, उसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं।
तो इसमें संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। यह 3 प्रकार से संशोधन हमारे संविधान हेतु बताया गया है साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के बारे में। तो ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इनमें शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण व उसके क्षेत्र, सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। संसद में गण पूर्ति, यह भी इसमें जो है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन के अंतर्गत देखने को मिलता है साथियों। संसद में जो गणपूर्ति है, संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते, संसद में प्रक्रिया नियम, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार, और देखने को मिलता है इसके अंतर्गत हमें साथियों संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना। ये जितने भी हम देख रहे हैं साथियों जितने भी विषय हैं, यह सब साधारण प्रक्रिया द्वारा जो है पास किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश जो है, और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। यह सब जितने विषय हैं साथियों, यह संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की। अगर हम बात करें साथियों, तो विशेष बहुमत में प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत इनमें शामिल है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंध नहीं है, वो सब इसमें जो है समाहित हैं साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं तो संसद के विशेष बहुमत व राज्यों की स्वीकृति द्वारा जो संशोधन किए जा सकते हैं। तो नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। राज्यों को कई समय सीमा नहीं है, कोई सही जो है राज्यों को समय सीमा नहीं दी गई है। इसमें इसके अंतर्गत आने वाले संशोधन विषयों की बात करें अगर साथियों, तो इसमें आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन व इसकी प्रक्रिया, केंद्र व राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, वस्तु और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। यह जितने भी जो है टॉपिक है साथियों, इन पर जो है संसद के विशेष बहुमत और उसके पश्चात राज्यों के आधे राज्यों की जो है सहमति की आवश्यकता है साथियों। तो इतने हमारे जो है 3 प्रकार के संशोधन हैं। 3 प्रकार से संशोधन को जो है हमारे संविधान में बताया गया है साथियों। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा विशेष प्रावधानों की, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में जितने भी मुख्य प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी अब लेंगे साथियों। तो सबसे पहला जो हमारा प्रावधान है मुख्य रूप से वह है मौलिक अधिकार का। संविधान के 3रे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन हमें संविधान के 3रे भाग में देखने को मिलता है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा मुख्य विशेषता है वह है समानता का अधिकार,
यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 में है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में इसमें वर्णित है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है साथियों। उसके बाद मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अर्थात संपत्ति का अधिकार भी जो है एक मौलिक अधिकार था, किंतु उसे जो है हमारे संविधान के 44वें संशोधन के दौरान 1978 में हटा दिया गया साथियों। इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अधिकार कार्यपालिका व विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक का कार्य करते हैं। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़ अन्य समाप्त किए जा सकते हैं। अर्थात जो हमारा विशेष प्रावधान के अंतर्गत सबसे पहला प्रावधान आता है साथियों मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार में जो है 6 मूल अधिकार बताए गए हैं। एक 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, किंतु उसे जो है 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हमारे संविधान से हटा दिया गया साथियों। अब बात होती है कि आपातकाल का जब समय देश में लगता है तो उस वक्त सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, किंतु मौलिक अधिकार जो 20 से 21 है उसको जो है निरस्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो आगे हम बात करते हैं तो अन्य विशेषताओं में आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा जो है हम करते हैं साथियों, तो इसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सामाजिक, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। इनका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। देश की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाएं, इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। तो जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का तात्पर्य केवल इतने से है कि देश के, राष्ट्र और राज्य के प्रति जो है हमारे विचारों और सामाजिक विकास आदि को बढ़ाना। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर रखी गई है साथियों। उसके बाद जो हमारा अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता आती है वह है न्यायिक समीक्षा की। अगर हम न्यायिक समीक्षा की बात करें तो न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय संसद के व उच्च न्यायालय विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करता है। अर्थात हमारे जो है केंद्र सूची के अंतर्गत जो कानून विधेयक हैं उसके अनुसार जो विधेयक हमारा केंद्र की लोकसभा राज्यसभा तैयार करता है, उन कानूनों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा उच्च न्यायालय जो है करता है कि कहीं जो है संविधान के मूल भावनाओं को यह कानून ठेस ना पहुंचाए, कि कहीं यह संविधान के मूल भाव के विरुद्ध या अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है। इसे न्यायपालिका के व्याख्याकार व पर्यवेक्षक की भूमिका में देखा जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा व न्यायिक निर्णयों की समीक्षा भी इसमें शामिल है साथियों। यानी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रशासनिक अथवा जो है विधायिका के कार्यों को देख सकता है। अनुच्छेद 372(1), अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 246(3), अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 131 से 36, अनुच्छेद 137 इसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला विशेषता आता है साथियों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान द्वारा विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के
आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कोई भेद किए बिना मतदान का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद जो है बात करते हैं तो एकल नागरिकता की। यद्यपि भारतीय संविधान केवल फेडरल है और 2 लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उसके बाद बात करते हैं साथियों त्रिस्तरीय सरकार की। तो यह भी हमारे संविधान की बहुत मूल विशेषता है साथियों। मूल संविधान में 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्य थी। बाद में 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय यानी स्थानीय सरकार का प्रावधान किया, जो आज हमें ग्राम पंचायत और जो है नगर पालिका के रूप में देखने को मिलती है, या जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें व नई अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 74वें संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A व नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारें को संवैधानिक मान्यता प्रदान की साथियों। अर्थात हमारे मूल संविधान में जो है केवल राज्य और केंद्र 2 शक्तियों के बारे में बताया गया था, किंतु जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार जो है ग्राम स्तर और शहर स्तर पर भी एक शक्ति की स्थापना की गई। तो ख़त्म करते हैं साथियों आज की इस क्लास को, और कल शुरू करेंगे अपने आगे के विशेषताओं आदि के बारे में देखेंगे संविधान के बारे में। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो आज का भी अच्छा लगा होगा साथियों। और अगर आपने अभी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो बिल्कुल एक बार देख लीजिए। और कोर्स स्टडी पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। रोजाना आपको जो है ऐसे ही वीडियोज मिलते रहेंगे साथियों, और धीरे धीरे करके आपका सारा सिलेबस एक एक टॉपिक वाइज मैं ख़त्म कर दूंगा। यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार है एक ऐसा सीरीज मैं चला रहा हूं साथियों कि आपको ऐसा सीरीज पूरे यूट्यूब पर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स द्वारा भी देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और साथ दीजिए, बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, लगे रहिए देश हित में। जय हिंद साथियों, जय भारत।